गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सॉलिड की सॉलिबिलिटी को लिक्विड में और अफेक्टिंग फैक्टर्स को डिस्कस किया था। आज हमारे पास है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। solubility of gases in liquid solution। डेफिनेशन वापस सेम डेफिनेशन अपने पास, हम क्या लिख सकते हैं? मास और अमाउंट ऑफ गैस, dissolve in specific volume of solution at constant temperature is called solubility of gas in liquid। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन specific volume of solution at constant temperature is known as solubility of gas। तो यहां पर हमने गैस की solubility का पॉइंट जो है वो डिस्कस किया कि solubility जो है गैस का, कितना गैस जो है वो अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, दैट्स कॉल्ड solubility of gas in liquid solution। क्लियर है? सपोज करो हमारे पास कोई गैस है, गैस जो है उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो अगर हम एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर लें, 1 ml वाटर के अंदर जो गैस की सॉलिबिलिटी है, अगर यहां पर हम वर्ड क्या यूज करें कि अमाउंट ऑफ गैस dissolve in 1 ml water, then it's called absorption coefficient, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? solubility of gases। ठीक है, वर्ड क्या आएगा? अमाउंट ऑफ गैस dissolve in 1 ml H2 is called absorption coefficient। तो यहां पर गैस की solubility के लिए हमने दो डेफिनेशन नोट किया। जो कॉमन डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। यहां पर हमने इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म लिया कि अगर गैस को सपोज करो 1 ml H2 में डिसॉल्व किया है, देन इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है डेफिनेशन? अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉलिबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। तो हमारा पास नेक्स्ट पॉइंट है factors that affect the solubility of gas। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस से मींस क्या है? ऐसी गैसेस जो कि लिक्विड के अंदर, या सपोज करो हमारे पास अगर वाटर को हम एक सॉल्वेंट के फॉर्म में ले, क्योंकि अपने पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो हम यहाँ बात करें कि ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाता है या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, उनका सॉलिबिलिटी कंपैरेबल अदर गैसेस के ज्यादा होगा। तो हम यहां पर क्या लिखें? गैसेस व्हिच आर आयोनाइज्ड और रिएक्ट विद सॉल्वेंट आर मोर सॉल्युबल कंपेयर टू other gases। क्लियर है? Gases which are ionized or react with solvent are more soluble in liquid solvent compared other gases। For example, यहाँ मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, then form H2CO3 कार्बोनिक एसिड। NO2 react with H2O, then form HNO3। SO3 react with H2O, then form H2SO4। Ammonia react with H2O, then ionize and form ammonium ion and
हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे पास ऐसी गैसेस हैं जो कि सॉल्वेंट के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है या आयोनाइज हो रहा है। सो दीज गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन की कंपैरिजन में इन गैसेस की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होगा, बिकॉज दीज गैसेस कैन रिएक्ट विद वाटर सॉल्वेंट और अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो दीज गैसेस आर मोर सॉल्युबल। सेकंड फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो फैक्टर क्या अपने पास सिमिलर फैक्टर है जो हमने सॉलिड में डिस्कस किया था। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सपोज करें हमारे पास अगर कोई पोलर गैस है, पोलर और आयनिक गैसेस मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2। ठीक है, बट अपने पास अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। क्या क्वेश्चन बन गया अपने पास कि हमारे पास जो HCl है या अमोनिया है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है, वाटर में अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम होता है अपने पास। ठीक है, या NaCl वाटर में सॉल्युबल है बट बेंजीन के अंदर इनसॉल्युबल है। तो कोई भी अपने पास ऐसी पोलर गैस है या आयनिक नेचर वाली जो गैसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल है बट नॉन पोलर में इनसॉल्युबल है। HCl गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन लिक्विड बेंजीन। बेंजीन की कंपैरिजन में HCl गैस जो होता है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल। रीजन क्या अपने पास जैसा गैस का नेचर है वैसा अगर सॉल्वेंट होगा डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। थर्ड हमारे पास फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं यहां नोट करूं थर्ड फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो वेल नोन है अपने पास कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हमेशा क्या होगी डिक्रीज होगा। रीजन क्या है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उनका मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होता है, उनके जो बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर, रिमूव हो जाएगा एनवायरनमेंट में। इट मींस अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। यहाँ भी अपने पास एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पास कुछ लिक्विड होता है या वाटर है जो इम्प्योर वाटर है उसके अंदर स्मेल आती है, तो स्मेल आती है उस वाटर को तो हम क्या करते हैं उसको बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने के बाद उसमें जो स्मेल थी वो रिमूव हो जाती है। उसका रीजन क्या है क्योंकि जो स्मेल आ रहा था वो वाटर में डिसॉल्व गैसेस के कारण था। जैसे हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उसको हीट किया, उसको बॉईल किया तो उसमें जो डिसॉल्व गैसेस थी वो डिसॉल्व गैसेस क्या हो गई एनवायरनमेंट में रिमूव हो गया, एस्केप हो गया, इसलिए उसके अंदर जो स्मेल था वो आना बंद हो गया। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा तो वो देखें हम यहां पर। कल हमने लास्ट पॉइंट में कहा था कि हम हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो वो हेनरी लॉ जो है वो बेसिकली गैसियस सॉल्यूट्स के लिए होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का गैसेस की सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए सबसे पहले हेनरी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ। हेनरी के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी गैस जो होती है उसकी किसी लिक्विड के अंदर या किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होता है वो गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन या अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट और मास ऑफ गैस soluble in liquid solvent depends on the partial pressure
of that gas on the surface of liquid. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या नोट किया कि सपोज मेरे पास ये कोई लिक्विड है, उसका ये सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया पर गैस का प्रेशर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। तो हमने क्या लिखा, अमाउंट और मास ऑफ गैस सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट और मास ऑफ गैस सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट इज directly proportional to the partial pressure of that gas on the surface of liquid। तो दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी या मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, हमने क्या नोट किया यहाँ पर कि गैस का जो अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है, जो कि लिक्विड के सरफेस पे रहेगा। अगर सपोज करो अमाउंट और मास ऑफ गैस कितना है, n है, और गैस का प्रेशर कितना है, P है, तो जो गैस का अमाउंट जो डिसॉल्व हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी वर्ड है उसको हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में यूज में लें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट के फॉर्म में गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in liquid solution is directly proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid, means P proportional to S। proportional साइन को अगर रिमूव कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, P equals to KHX, where KH is called Henry constant। ठीक है, और गैसेस जो होती हैं उनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू यूनिक होती है। हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट वैल्यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास पॉइंट आया कि इफ हेनरी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पर P इक्वल्स टू KHX, देन अगर यहाँ पर KH और X के बीच रिलेशन लिखें तो क्या आएगा, P अपॉन X इक्वल्स टू KH। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। इट मींस अपने पास जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगा अगर हमारे पास हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करें। तो ये हमारे पास हो गया हेनरी लॉ। अगर यहाँ पर हेनरी लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ दें अपन तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होगा, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया कि अगर प्रेशर, गैस का प्रेशर लिक्विड सरफेस पे इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर और हेनरी लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ को बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है। क्या लिमिटेशंस है हमारे पास, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी हाई। ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए अपने पास। ठीक है, सेकंड क्या है, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर इज
नॉट वेरी लो। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गैसेस नॉट हाईली सॉल्युबल, और गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गैस नॉट हाईली सॉल्युबल। तो हमारे पास जो हेनरी लॉ की लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या हो गया? प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, एंड गैसेस आर नॉट हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट, एंड नॉट केमिकली चेंज इन सॉल्यूट्स। ठीक है, जब गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज जो होता है, बहुत ज्यादा केमिकल चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया? लिमिटेशंस आ गई। क्या क्या लिमिटेशंस है? अगर हम यहां हेडिंग डालें कि लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो हमने क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। सेकेंड, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। थर्ड पॉइंट, solubility of gas not highly soluble in solvent and not chemically change in solvent। तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसकी? ये हमारे पास पॉइंट आ गया हेनरी लॉ के लिमिटेशंस की, कि हेनरी लॉ का क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, कि हेनरी लॉ जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब हम करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशंस के ऊपर, कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस बेसिकली हमारे पास जो है आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस के अंदर एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया है, बट हम लोग एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर देखेंगे। बहुत सिंपल से जनरल रूटीन के अपने पास एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, बट अपने पास जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर ये एज इट इज है। अब हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है अपने पास? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं अपने पास, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सोडा वाटर है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसको हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते हैं। हमने वो पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल जो होता है उसके ऊपर शेक करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, प्रेशर जनरेट होता है। वो किसका प्रेशर है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर है। तो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को जब सील पैक करते हैं तो वो सील पैक कब करते हैं अपन? हाई प्रेशर ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस के हाई प्रेशर पे उसको सील करते हैं, जिससे CO2 की मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे हम उसका कैप जो है उसको ओपन करते हैं तो उसमें से क्या होता है? गैस रिलीज होता है। रिलीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने गैस बॉटल को सील किया तो उस समय CO2 का प्रेशर क्या था? हाई था। लेकिन जैसे हमने उसको ओपन किया तो जो एनवायरमेंटल प्रेशर था, एनवायरमेंटल प्रेशर वो क्या था? कम हो गया। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो CO2 की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, और CO2 जो है वो क्या होती है? एनवायरमेंट में एस्केप हो जाता है। ठीक है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या नोट किया कि प्रेशर जब हाई था तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन जैसे एनवायरमेंट में ओपन किया प्रेशर डिक्रीज हो गया, CO2 की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गया। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन, हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर हम चलें, हायर एल्टीट्यूड मतलब कि अपने माउंटेनियरिंग वगैरह से करते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं या हायर प्लेसेस के ऊपर जाते हैं अपन, तो जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एनवायरमेंटल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एनवायरमेंट में जो गैसेज हैं, एनवायरमेंट के अंदर जो गैसेज हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं एनवायरमेंट में? एनवायरमेंट में गैसेज है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन गैस की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज
गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हायर एल्टीट्यूड्स पे मूव करते हैं अपन तो उस केस में एनवायरमेंटल प्रेशर डिक्रीज होता है। एनवायरमेंटल प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगा। और अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होगा सेल्स और मसल्स के अंदर तो धीरे धीरे क्या होगा, टायर्ड फील करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा थकान फील होती है, अपने को टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या टायर्ड फील करते हैं, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मेडिकल सिचुएशन होती है दैट्स कॉल्ड एनॉक्सिया। एट द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीजिंग द एनवायरमेंटल प्रेशर solubility of oxygen also decreases in blood. So in that case medical situations create in candidates that they feel tired and vomiting. That's medical situation is called anoxia. एनॉक्सिया क्या अपने पास एक मेडिकल सिचुएशन इसके अंदर जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जो पर्सन जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होगा उनको टायर्ड फील करेंगे, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है अपने पास, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उनको कुछ अलग अलग दिखने लग जाता है। तो ये सब जो सिचुएशंस होती है उसको कहते हैं एनॉक्सिया। नेक्स्ट अपने पास थर्ड एप्लीकेशन है, ये हो गया हमारे पास सरफेस का, ये हो गया अपने पास माउंटेन्स के ऊपर। तो अब क्या बचा अपने पास, सरफेस से नीचे बेसमेंट की बात करें अपन, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की बात कर ली हमने, फर्स्ट फ्लोर की बात कर ली, तो अब क्या आएगा बेसमेंट, यानी अंडर सी वाटर। अंडर सी वाटर, जो सी वाटर है, अंडर सी वाटर क्या होगा अपने, अच्छा स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो सी के अंदर मूव करते हैं, अंदर जाते हैं पानी के अंदर, तो अंडर सी वाटर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर जो वाटर में सॉल्युबल गैसेस हैं, कौन कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे वापस कहां पर है अपन, अंडर सी वाटर से वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, यानी सरफेस पे आ गए, तो सरफेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो एक्सेस अमाउंट है गैसेस का वो वापस रिलीज होगा। अब ऑक्सीजन का जो एक्सेस अमाउंट था वो तो ब्लड के अंदर यूज में आ गया अपने पास मेटाबॉलिज्म के अंदर, बट जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन जो है वो बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है। ब्लड से नाइट्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज होती है, और ये बबल्स क्या करते हैं, कहां आ जाते हैं अपने पास, वेन्स के अंदर आते हैं अपने पास, वेसल्स के अंदर आते हैं, और वेसल्स में आ गया तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो उस केस के अंदर अपने पास एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, और उस पेनफुल सिचुएशन को मेडिकली टर्म में हम कहते हैं बैंड्स। तो यहां पर हमने क्या नोट किया कि अंडर सी वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, वापस सरफेस पे आते हैं तो गैसेस बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसी मेडिकल सिचुएशन को हम कहते हैं बैंड्स। तो बैंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पर्सन के अंदर, बहुत पेनफुल सिचुएशंस होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, अगर कोई जो पर्सन है वो पानी में डूब गया, उसको बाहर निकाला, बाहर निकालते क्या करते हैं, उसको उल्टा रख के और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, या उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। उससे क्या होगा, जब प्रेशर जनरेट होगा तो प्रेशर के साथ ये गैस जो होती है वो बबल्स के फॉर्म में एकदम से बाहर निकलती है, ठीक है। तो हमने कई बार देखा भी होगा, जब प्रेस करते हैं हम तो कहता है मुंह से पानी के साथ एकदम से बबल्स बाहर निकलता है, तो किसका था, नाइट्रोजन गैस का था। तो अब क्या करते हैं, अब आजकल क्या करते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उसको हीलियम के साथ डाइल्यूट कर लेते हैं। हीलियम गैस जो होता है नॉन रिएक्टिव गैस है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, इससे उसका प्रेशर कम हो जाता है और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होता है, एयर के साथ उसको मिक्स करके लेके जाते हैं, इससे इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस देखे वो सब के सब किस पे डिपेंड कर रहे थे, गैस की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड, गैस की सॉल्युबिलिटी पे बेस थे, जो कि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था। तो ये था हमारे पास हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूशंस और वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।